चलो, तो गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल, उसका रिवीजन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी रहें, नोट करते रहें, स्क्रीनशॉट्स लेते रहें। ठीक है, कोशिश करना कि नोट कर लो, लेकिन अगर ऐसा लगे कि नोट करने में आपको ज्यादा टाइम जा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल। तो बहुपद या पोलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज कांस्टेंट या अचर क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या, कांस्टेंट या अचर क्या होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट या अचर ऐसी चीज जो स्थिर हो, फिक्स हो। ठीक है, हमारा जो नंबर है या तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा, या वो क्या होगा, चर होगा। ठीक है, जो हमारा एक नंबर है वो क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है यानी अचर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, चर हो सकता है। अब अचर का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जो फिक्स हो, जो फिक्स हो, जो स्थिर हो, जो कभी ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं, अचर। ठीक है, और जो बदलती रहे उसको हम क्या बोलते हैं, चर। ठीक है, जो चीज कभी ना बदले उसको हम बोलते हैं अचर, और जो चीज बदलती रहे उसको हम क्या बोलते हैं, चर। ये चीज सबको क्लियर है, बताओ। इस स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बार बार जैसे ही मुझे याद आएगा मैं तब बोल दूंगा, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो आप ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेते रहना जो आपको चीज इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है, तो मैंने बताया अभी संख्याएं हमारी कैसी हो सकती हैं, या तो अचर हो, सॉरी नोट, संख्याएं, संख्याएं तो हमारे हमेशा हमारी क्या होती हैं, फिक्स ही होती हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था दो चीजें होती है, एक अचर और एक चर। अचर का मतलब जो चीज ना बदले, जैसी है वैसी रहे, और चर का मतलब जो चीज बदलती जाए। ठीक है, जैसे हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, हमारी जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जितनी भी संख्याएं, चाहे दशमलव वाली संख्या ले लो 1.5, या माइनस वाली संख्या ले लो -5, -4, ठीक है, या बटे वाली संख्या ले लो, ये सब हमारी क्या होती है, ये सब हमारी होती है अचर यानी कांस्टेंट। इनको हम क्या बोलते हैं, अचर या कांस्टेंट। तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, कांस्टेंट। ठीक है, वो सब क्या होती है, अचर यानी कि कांस्टेंट। बताओ, ये चीज समझ आई सभी को कि जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, अचर होती हैं, कांस्टेंट होती है, वो कभी नहीं बदलती। एक इंडिया में भी एक रहेगा, अमेरिका में भी एक ही रहेगा, चाहे उसको इंग्लैंड में ले जाओ वहां पर भी एक रहेगा, देश दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ ये वही रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, है ना, किसी भी संख्या को। लेकिन अब चर क्या होता है फिर, जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ठीक है, एम, एन, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे चर, या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। मतलब ये बदलते रहते हैं। आपने सवाल करे होंगे मैथ में कि बहुत सारे सवाल करे होंगे जिसमें एक्स का मान कभी कुछ आता है, एक्स का मान फिर दूसरे सवाल में कुछ हो रहा जाता है, तीसरे सवाल में कुछ हो रहा जाता है, यानी एक्स का मान बदलता रहता है ना। ऐसे ही वाई, जेड, मतलब जितने भी ये हमारे लेटर्स लिखे हुए हैं इंग्लिश में, ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल या चर होते हैं। मुस्कान, क्या रिपीट करना है, देखो मैं क्या रिपीट करना है, मुस्कान बताओ। देखो मैंने क्या बताया अभी तक, सबसे पहली चीज मैंने बताई कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5.5, 2/3, 7, 9, -8, ये सब क्या होती है, कहीं चेंज नहीं होती, आप इनको कहीं भी ले जाओ, है ना, दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ ये जैसी है वैसी रहेंगी, तो इनको हम बोलते हैं अचर यानी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट या अचर क्या होते हैं, जो कभी ना बदले। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो कभी ना बदले, ये सभी संख्याएं आप इनको कहीं भी ले जाओ ये कभी नहीं बदलेंगी। ठीक है, ये कभी नहीं बदलेंगी। और जो चीजें बदल जाएं, जैसे एक्स, वाई, जेड,
A B C, ये सब बदलते रहते हैं। किसी सवाल में x का मान कुछ आता है, दूसरे सवाल में x का मान कुछ और आ जाता है, तो ये क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं चर यानी वेरिएबल। तो जो चीज बदलती रहती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो चीज फिक्स रहती है, जो चीज नहीं बदलती, उसको हम कांस्टेंट या अचर बोलते हैं। ठीक है, बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ? कांस्टेंट और वेरिएबल, अचर या चर क्या होते हैं। ओके, अब बात करते हैं टर्म्स यानी पद क्या होते हैं, है ना। पद क्या होते हैं, तो पद क्या होते हैं, पद किससे मिलकर बना है, एक अचर या एक चर, या एक अचर तथा एक चर दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैं कहूं आपसे, मैंने लिखा 4, तो ये क्या है, एक अचर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, मैंने कहा x, ये क्या है, एक चर है, वेरिएबल। और मैंने कहा 4x, तो ये क्या है, इसमें ये अचर है और ये चर है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं पद। यानी एक पद क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टर्म। ठीक है, तो ये पद किससे मिलकर बना होता है, या तो कोई अचर हो, या कोई चर हो, या इन दोनों का मिक्सअप हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद या टर्म बोलते हैं। तो 4 क्या है, एक पद है, x क्या है, एक पद है, और 4x क्या है, ये भी एक पद है। तो पद या टर्म्स किससे मिलकर बने होते हैं, या तो खाली एक अचर कहीं पर लिखा हो, या खाली एक चर कहीं पर लिखा हो, या इन दोनों को अगर मैं मिलाकर लिख दूं तो उससे भी मेरा क्या बनता है, एक पद या टर्म बनता है। समझ आया सभी को, बताओ। अगर मैं कहूं आपसे, मैंने लिखा 3x+4, और मैं कहूं इसमें कितने पद हैं, में कितने पद हैं, तो आप क्या बताओगे, सर एक तो 3x है और दूसरा 4 है, 2 पद हैं इसमें। कितने पद हैं, 2 पद हैं, यानी टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, एक अचर से और एक चर से मिलकर बना है, इसलिए इसको पद कहा, और ये एक अचर है इसलिए इसको पद कहा। तो आपके सामने या तो कोई अचर लिखा हो, या कोई चर लिखा हो, या एक अचर तथा एक चर दोनों मिलकर लिखे गए हो, उनको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। जैसे 4 है ना, 4 क्या है, एक अचर है, x क्या है, एक चर है, और 3x क्या है, इन दोनों का मिक्सअप, ये तीनों क्या होंगे, पद होंगे। समझ में आया, पद या टर्म का मतलब क्या होते हैं, पद और टर्म समझ में आ गया सभी को। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गई पद की बात। हाँ, ये वही चीज जो मैंने आपको बताई थी कि सभी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। ये जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, 1 हो गया, 0 हो गया, -4, -3, -2, -1, दशमलव वाली संख्या या बटे वाली संख्या, ये सब क्या है, मेरी अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये कहीं नहीं बदलती। ठीक है, और जितने भी हमारे अंग्रेजी वाले लेटर होते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, d, ये सब हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं या वेरिएबल होते हैं। ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं, है ना। जब आप सवाल करते हो तो किसी सवाल में x का मान कुछ और आता है, फिर दूसरे सवाल में x का मान कुछ और आ जाता है, तीसरे में x का मान कुछ और आ जाता है, मतलब ये बदलते रहते हैं, है ना। ये बदलते रहते हैं, इसलिए ये क्या है, चर है, वेरिएबल है। ठीक है, चलो पहले बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया। 2 चीजें मैंने बताई है, एक तो चर और अचर क्या होते हैं, और दूसरी चीज मैंने बताई है पद क्या होते हैं। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब हम, मैंने अभी बताया आपको कि एक पद क्या होता है, जब हम बहुत सारे पदों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, जब हम बहुत सारे पदों को एक साथ इकट्ठा करके उनको प्लस या माइनस, प्लस या माइनस या भाग या गुणा की मदद से जोड़ देते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे मैंने एक पद लिया x, दूसरा पद लिया मैंने 3x। ठीक है,
थोड़ा ठीक से लिखता हूँ। पहला पद लिया मैंने x, दूसरा पद, दूसरी टर्म ली मैंने 3x², तीसरी टर्म ली मैंने 4। अब ये 3 पद है, पहला है x, दूसरा है 3x² और तीसरा क्या है 4। अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों को एक साथ लिखता हूं, किसकी मदद से, प्लस और माइनस की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो मैंने लिखा x, फिर मैंने प्लस लगाया, लिखा 3x², फिर मैंने मान लो माइनस लगा दिया अपनी तरफ से, फिर लिख दिया मैंने 4। इसी को मैं क्या बोलूंगा, व्यंजक। ठीक है, इसी को मैं क्या बोलूंगा, बीजीय व्यंजक। समझ में आया? तो एक बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बना होता है, अचर, चर और गणितीय संक्रियाओं को जब एक साथ हम लिख देते हैं तो वहां से हमें हमें क्या मिलता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक मिलता है। ठीक है, तो सबको पता चल गया बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब हम चर, अचर और गणितीय चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं की मदद से आपस में मिला लेते हैं। बताओ, समझ में आ गया सभी को? तो ये क्या है, मेरा एक बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, कोई भी पद ले लो आप, पद मैंने आपको बताया। देखो, सबसे पहले हमने सीखा एक पद क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने सीखा कि जब मैं पदों को एक साथ मिला देता हूं, टर्म्स को एक साथ मिला देता हूं, तो क्या बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ है ना, उस पेड़ पे टहनियां लगी हुई हैं, है ना, और उस पेड़ किससे मिलकर बनता है, पत्तियों से। पेड़ किससे मिलकर बनता है, पत्तियों से। ये पत्तियां हैं इस पर, टहनियों पर। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस पेड़ को मैंने बोला बीजीय व्यंजक, तो ये किससे मिलकर बना होगा, बीजीय व्यंजक किससे मिलकर बना होगा, इन पत्तियों से। और ये पत्तियां मतलब पदों से। ठीक है, और ये टहनी मतलब क्या हो गए, टहनी क्या कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम, पत्तों को जोड़ने का काम, है ना। मान लो ये एक पेड़ है, ध्यान से सुनना, ये एक पेड़ है। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, और ये टहनियां लग रही हैं पेड़ पर, और यहाँ पर लग रहे हैं पत्ते। यहाँ पर क्या लग रहे हैं, पत्ते। ठीक है, इस तरीके से ये क्या लग रहे हैं, पत्ते। अब इसी तरीके से मैंने इस पेड़ को क्या मान लिया, एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, और ये इस बीजीय व्यंजक पर जो ये टहनियां हैं, ये किसका काम कर रही हैं, संक्रियाओं का, ऑपरेशंस का, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। और ये पत्ते क्या हैं, पद हैं। ठीक है, तो इन पत्तों को कौन जोड़ रहा है, ये टहनियां ही तो जोड़ रही हैं, और इन टहनियों से मिलकर हमारा ये पेड़ बना। इसी तरीके से इन पदों को कौन जोड़ेगा, ये संक्रियाएं जोड़ेंगी, और इनको जोड़ के मेरा क्या बना, बीजीय व्यंजक बना। ठीक है, आया सबको समझ में? बताओ, तो जितने भी हमारे, जैसे मैंने लिख दिया x² प्लस y², है ना, या x² प्लस 2xy प्लस y², या फिर मैं लिख दूं x+4, ये सब हमारे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। क्योंकि ये किससे मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बने हैं, ये पदों से मिलकर बने। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक सबको समझ में आ गया? तो जैसे 2x+5 एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है। इसमें 2 क्या है, एक अचर है, x क्या है, एक चर है ना, और 5 क्या है, एक अचर है। ये दोनों एक पद हो गए, 2x एक पद हो गया, 5 एक पद हो गया। इनके मिलने से क्या बना, ये बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर यहां तक सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मुझे लिख कर दिखाएंगे। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाइए। कोई भी जो आपका मन करे वो बीजीय व्यंजक सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। सबको अलग अलग लिखना है, एक जैसा नहीं लिखना है किसी को भी। यस, अर्पित बेनीवाल ने लिखा है 3z+9। ओके, वेरी गुड। तो 3z+9 में 3z और 9 क्या है, पद है या टर्म्स है। ठीक है, बाकी लोग लिखिए। ओके, मुस्कान ने लिखा है 4y+6, सुभाष पंगल नाम से इन्होंने लिखा है 5x-9, समीर कागरा नाम से इन्होंने लिखा है 3x+5, 4r+5, 3x+6। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये पदों से मिलकर बना। यस, 5y+5x-4। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुणांक क्या होता है।
ठीक है, गुणांक क्या होता है? अगर मैं कहूं 2x प्लस 5 में x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक, तो गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैं x का गुणांक पूछ रहा हूं तो x में किसकी गुणा हो रही है, x में किसकी गुणा हो रही है, तो इसका गुणांक, x का गुणांक क्या हुआ यहाँ पर? 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कहूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में x स्क्वायर का गुणांक बताओ, x स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा, x का गुणांक बताओ क्या होगा? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में हो रहा है वही उसका गुणांक होगा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? देखो ऐसा सवाल आ सकता है पेपर में, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया है, आपके सामने 4 सवाल दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है 1 नंबर में, तो ध्यान से सुन लो सभी लोग, गुणांक का मतलब क्या होता है? जिसके साथ हमारी गुणा हो रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो एक्स स्क्वायर के साथ किसकी गुणा हो रही है? 2 की, तो इसका गुणांक हुआ 2। एक्स का गुणांक क्या होगा? सभी लोग बताइए, एक्स का गुणांक, एक्स के साथ किसकी गुणा हो रही है? 5 की, तो एक्स का गुणांक क्या होगा? 5। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया गुणांक कैसे निकालते हैं? गुणांक कैसे निकालते हैं सबको समझ आ गया? अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई गुणांक की। अब देखो ये बात ध्यान रखना कि भाग और गुणा, है ना, भाग और गुणा कभी भी पदों को अलग नहीं करते। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे मैंने लिखा x अपॉन वाई, मैंने लिखा x अपॉन वाई, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक ही पद है, ये एक पद है, एक टर्म है ना। इसको ये नहीं बोलूंगा कि x को अलग टर्म बोल दिया, x को अलग पद बोल दिया और y को अलग पद बोल दिया, नहीं, ये पूरा एक पद है। क्यों? क्योंकि इसमें भाग आ रहा है और भाग जो है वो अलग नहीं करेंगे इन x और y को। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? x अपॉन वाई पूरा एक पद है, क्योंकि भाग और गुणा x और y को अलग नहीं करते। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं एक्स वाई, अगर मैंने लिख दिया एक्स वाई, तो एक्स वाई भी एक पद है पूरा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? यस सर। अगर मैंने कहा एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कितने पद हैं, कितने टर्म हैं इसमें? कमेंट बॉक्स में बताओ। 3। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि गुणा हो रहा है इसके बीच में, इनको ये अलग नहीं करेंगे, ये पूरा एक ही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से भाग भी अलग नहीं करता, एक रहेगा, और ये भी अलग नहीं करेगा, तो ये भी। तो टोटल कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ठीक है, अब बात आती है कि अलग कौन करता है फिर, तो अलग हमेशा कौन करते हैं? प्लस और माइनस। ठीक है, तो पदों को अलग कौन करता है? हमेशा प्लस और माइनस अलग करते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई, इनमें मैं क्या बोलूंगा? ये अलग अलग है, अलग अलग पद है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगाया, इसने अलग कर दिया इनको। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? तो अलग अलग कौन करता है? सेपरेट कौन करता है? प्लस और माइनस। ठीक है, और अलग कौन नहीं करता? भाग और गुणा। अगर सबको यहां तक समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, और इसमें बताओ पदों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इसमें, कितने पद हैं? गिन के बताइए जल्दी से। वेरी गुड, मुस्कान का आंसर आ गया है, समीर काकरा नाम से है। वेरी गुड, 4 4 4, वेरी गुड। यस, तो कैसे गिने हमने? जो प्लस और माइनस से अलग हो रहे हैं उनको हमने गिना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 4 पद हैं, 4 टर्म्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, प्लस और माइनस अलग करते हैं टर्म्स को, और भाग और गुणा अलग नहीं करते हैं। अगर आप चाहो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं बाद में तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल कितने पद हैं? 4 पद हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉली का मतलब हुआ बहु, ठीक है, और नोमियल्स मतलब पद, यानी जब बहुत सारे पद एक साथ आ जाएं तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहु ये सास बहु वाली बहु नहीं है, ध्यान रखना, ये सास बहु वाली बहु नहीं है,
ये एक वचन और बहुवचन वाले बहु है। बहु मतलब बहुत सारे, है ना, और पद मतलब टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे पद जब एक साथ इकट्ठे हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जब बहुत सारे पद एक साथ इकट्ठे हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। सबको समझ आ गया? बताओ, बहुपद की परिभाषा सबको क्लियर है? तो एक से अधिक पद जब एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल या बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब पहचान कैसे करते हैं बहुपद की? सबसे बड़ी चीज आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 उसका सवाल नंबर 1 यही है जिसमें आपको पहचान करनी है कि कौन सा इसमें से बहुपद है और कौन सा नहीं है। तो कैसे पहचान करोगे, ये 4 पॉइंट आपको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक बहुपद में क्या क्या होते हैं, पद होते हैं, अचर होते हैं, चर होते हैं, और चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है तथा घात आरोही या अवरोही क्रम में होनी चाहिए। समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने ये वाली जो घातें हैं ना, घात एक तो धनात्मक होनी चाहिए और एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जो भी अगर आपके सामने एक बहुपद दे दिया जाए, है ना, या एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस व्यंजक में बताओ कि ये बहुपद है या नहीं, है ना, पॉलिनोमियल है या नहीं, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि उसमें जितनी भी घातें हैं, जितनी भी घातें हैं सब धनात्मक होनी चाहिए यानी पॉजिटिव होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या में होनी चाहिए यानी होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, और आरोही या अवरोही क्रम में घात हमें लिखनी है। जैसे कि आपको कहा गया है, सवाल दिया गया आपकी बुक में, पहला सवाल है उसमें आपको बताना है कि कौन से इसमें से बहुपद है और कौन से नहीं है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, मानो एग्जांपल नंबर 3 मैंने लिया, 3√t प्लस t√2। मुझे ये बताना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं, तो आप लोग बताइए क्या ये बहुपद है। सबसे पहली चीज हमें क्या चेक करनी है कि इसमें पद है, हाँ है, 2 पद हैं इसमें। इसमें अचर है, हाँ अचर भी है, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, जो ना बदले, तो 3 और √2 अचर है। ठीक है, चर है इसमें, हाँ चर भी है, तो टी चर है। अब आपको चेक करना है, अच्छा पहले आप बताओ कि क्या ये बहुपद है? यस यस यस। नहीं है ये बहुपद। मैंने कहा, क्या कहा, जो घाते हैं वो धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 का मतलब क्या होता है, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 प्लस t√2। अब आप ये बताओ, क्या चर की घात, क्या चर की घात पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या होती है? बताइए। नहीं होती ना, पूर्ण संख्याएं तो हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो ये वाली शर्त कहां फॉलो हो रही है, जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो यहां पर लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो। जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। धनात्मक तो ये है, वेरी गुड, धनात्मक तो है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती, ये तो एक भिन्न है। इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आया सबको समझ में? इसी तरीके से अगर मैं कहूं एक और, जैसे इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x+7, जो आपकी बुक का पहला सवाल है वो उसी का बता रहा हूं मैं। अब इसमें देखो, आप इसमें ध्यान से देखोगे तो जो घातें हैं वो सारी कैसी हैं, धनात्मक भी हैं, और ये 2 है। यहां पर x की घात अगर कुछ ना हो तो उसको हम 1 मानते हैं, और अगर यहां पर कुछ नहीं है तो इसको मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर अचर क्या है, x है, सॉरी चर, चर यहां पर x है, वेरिएबल यहां पर x है जो कभी ना बदले, वो x है ना। तो x की सारी घातें कैसी हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसीलिए ये बहुपद है। समझ रहे हो?
बताओ आया समझ में क्यों है ये बहुपद? बताओ आया समझ में है क्यों है ये बहुपद? अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। ये शर्तें हैं, इन शर्तों को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है चौथी वाली जो लिखी हुई है, ठीक है। देखो, किसी भी बहुपद में अचर और चर तो होंगे ही, अचर और चर तो होंगे ही, ठीक है। अब जब अचर और चर है उनसे मिलकर ही हमारे पद बनते हैं तो वो भी होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जो घाते हैं वो चेक कर लेना, ठीक है। अब जैसे एक और ऑप्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, फोर्थ वाला ऑप्शन, y+2/y। मुझे ये बताओ क्या ये बहुपद है? y+2/y क्या बहुपद है ओके। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो यही यही तो सारे आपको चीजें ध्यान देनी है। y+2 मेरे घर वाई में की जा रहा पावर है। -1, इस 1/y बराबर क्या होता है? इसको हम लिखते हैं y की पावर -1। तो जो भी आपके चर है ना, पहली बात तो अगर वो बटे में आ गया है, नीचे हर में आ गया है, तब भी बहुपद नहीं है वो। क्योंकि यहां पर घात हो गई है -1, यहां पर घात क्या हो गई है -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। सर कौन सा पार्ट है ये? पहला ही सवाल है 2.1 का, ठीक है। तो सवाल मैं इसलिए ले रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, जिससे आपको क्लियर होता रहे। तो ये क्लियर है सभी को क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहाँ पर 1/y का मतलब होता है y की पावर -1। ये लिख लेना सभी लोग। सर एक मिनट एक मिनट। 1/y का मतलब क्या होता है? y की पावर -1। 1/z का मतलब क्या होता है? z की पावर -1। 2/x का मतलब, हाँ बोलो। सर ये तो हमने कर लिया आज। दिखाओ अच्छा, सर। नहीं नहीं दिखाओ मत। देखो सुनो, अपना माइक बंद करो पहले, सर आज हमने ट्यूशन पे किया था। अपना माइक बंद कर लो। अच्छी बात है, आपने कर लिया तो बाकी लोगों को भी तो करना है ना। और रिवीजन चल रहा है आपका। रिवीजन अब किसी एक बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो तो पूरी क्लास के अकॉर्डिंग चलेगा। तो रिवीजन में सब कुछ कवर होता है। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जब पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन तो आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। और माइक बंद कर लिया करो जब कोई डाउट ना हुआ करे, ठीक है। तो बताओ ये समझ में आ गया सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? कैसे पहचानोगे, है ना? अगर मैं कहूं 1/x+x, क्या ये बहुपद है? बताओ 1/x+x क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/x क्या होता है? x की पावर -1+x, और यहां पर घात हो गई है हमारी क्या, माइनस में। तो ये बहुपद नहीं है। घातें हमारी कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको? बहुपद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुपद है क्योंकि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो सारी घातें कैसी है? धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। x की घात यहाँ पर 3, 3 एक धनात्मक संख्या है। x की पावर 1, ठीक है, एक एक धनात्मक संख्या है, और क्या है? पूर्ण संख्या भी है, और यहाँ पर 0 है। तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। तो शायद यही सवाल था आपका, पहले वाला जो सवाल है आपकी बुक में। तो बताओ, हाँ कुछ इसमें से है कुछ, हाँ तो इसमें बताओ कौन सा है बहुपद? एक चर वाला, ध्यान रखना, एक चर वाला बहुपद बताना है। एक चर वाला बहुपद बताओ इसमें कौन सा है, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, कौन सा है? देखो सबसे पहले चर चेक करो। इसमें चर क्या है? y। इसमें चर क्या है? x। इसमें भी चर क्या है? x। इसमें दो चर है, एक तो t है और एक y है। तो हमें तो एक चर वाला चाहिए ना, एक चर वाला। तो ये तो होगा नहीं। बचे तीन। अब बताओ इन तीनों में से बहुपद कौन सा है? इन तीनों में से बहुपद कौन सा है बताओ? 3y² + 5y है। यस ओके, आर्यन का आंसर आया है। ये तीन है, 3y² + 5y है, x +1/x है,
और रूट एक्स प्लस 4x माइनस 2 है। इन तीनों में से बहुपद कौन सा है जो एक चर में है? पहला वाला ही है ना। क्यों है? क्योंकि इसमें y की जो घातें हैं वो सारी धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक भी है पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये है। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस एक्स की पावर माइनस 1। इसमें जो घात है वो ऋणात्मक आ गई, ठीक है। इसी तरीके से रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 4x माइनस 2। यहाँ पर x की घात क्या आ गई है? एक भिन्न आ गई है, पूर्ण संख्या नहीं आई है, तो इसलिए ये भी नहीं है। तो कौन सा है? सिर्फ पहले वाला है, 3y² प्लस 5y। ठीक है, ये क्या है? एक बहुपद है, इसमें एक चर में। आया समझ में सभी को? बताओ, सबको समझ में आया? दो ही तो चीजें आपको चेक करनी है, एक तो घात प्लस में हो और जो घातों में जो संख्या लिखी हुई है वो पूर्ण संख्या हो। बस यही तो चेक करना था आपको। क्लियर है सभी को? तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, बार बार रिकॉर्डिंग देखना अगर ना समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, आपको मैं यूट्यूब का लिंक भेज देता हूँ, कल भेज दूंगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देखते रहा करो। चलिए, तो इसमें पहले वाला 3y² प्लस 5y, ये क्या होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ डेफिनेशन दी गई है, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना इन सब का। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक चर वाले सभी बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वे एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, यानी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण सर। संख्या होनी चाहिए और धनात्मक। हाँ बोलो। आज स्कूल गए थे क्या? ये तानिया, एक बात सुनो तानिया, अभी क्लास चल रही है ना? बताओ, क्लास चल रही है ना अभी? यस सर। तो ये मतलब ये आप बार बार माइक ऑन करके क्यों बोले जा रहे हो? अगर डाउट है तो डाउट पूछो, ये सब बातें आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास टाइम इतना नहीं है, आपके नेक्स्ट वीक से एग्जाम है, बाकी लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तब माइक ऑन करो। ये माइक ऑन करके स्कूल गए थे क्या, मैंने ट्यूशन में पढ़ लिया, ये सब चीजें आप करोगे तो देखो टाइम खराब हो गया ना। बंद करो माइक अपना। बताइए, कहाँ था मैं? यस, तो एक चर वाले सभी बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चर की घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो और साथ में धनात्मक भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं? एक चर वाले रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x माइनस 3। इसमें देखो सारी घातें क्या है? 2x² प्लस 5x माइनस 3 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें x की घात क्या क्या है? यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है। तो 0 है, 1 है और 2 है, तो ये सब धनात्मक है, ये सब धनात्मक है और ये सब पूर्ण संख्या भी है, इसलिए क्या होगा? एक बहुपद होगा। ठीक है, बताओ यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखो जिस बहुपद में सर, एक पद हो। हाँ, सर एक बार फिर से समझा दो। क्या? सर वो पीछे वाला समझ में नहीं आया। दो एक पद, मिनट, क्या समझ में नहीं आया बताओ? सर दो पद वाला सर है। ये नो सर, ये मिश्रा पहले समझा रहे थे वो। यस सर, ये दो पद, मैंने इसमें ये बताया है कि पोलिनोमियल यानी बहुपद की आपको पहचान कैसे करनी है। ठीक है, पहचान ऐसे करनी होती है कि आपको जो अचर है, सॉरी जो चर है, चर क्या होते हैं ये बताओ पहले आप। चर क्या होता है? चर वो होता है जो बार बार बदलता रहता है। ठीक है, जितने भी हमारे ABCD, जितने भी हमारी गणित में ABCD या XYZ, ये सब जो भी यूज किए जाता है ना गणित में, आपने देखा होगा मैथ में ABCD XYZ,
m n, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और चर का मतलब होता क्या है, जो बदलते रहे, इनके मान बदलते रहते हैं, किसी सवाल में कुछ और मान आएगा x का, दूसरे सवाल में x का मान कुछ हो रहा आएगा, तीसरे सवाल में x का मान कुछ हो रहा आएगा, है ना, ये बदलते रहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल या चर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बहुपद की पहचान कैसे करनी है, आपको जो सवाल दिया गया है उसमें चर की घातें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो चर है क्या, चर इसमें x है। अब x की घात क्या क्या है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, और यहाँ पर x की घात 0 है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, धनात्मक है, ये सभी क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, और ये सभी क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। अगर हमारी चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या दोनों है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ये जो व्यंजक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, ये बताया था मैंने, आ गया समझ में। ये कहानी शुरू से चल रही है, अगर आपने शुरू से क्लास में ध्यान नहीं दिया है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको बता दूं, अगर शुरू से, जब मैंने कहा था कि अभी क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ 7 बजे से, अगर आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया है तो अब समझ में नहीं आएगा, बीच में क्लास ज्वाइन किया है तब भी समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बहुपद के प्रकार की, ठीक है। तो इसमें प्रकार को किस तरीके से बांटा गया है, जिसमें एक पद हो, जिसमें 2 पद हो, जिसमें 3 पद हो, और जिसमें 3 से ज्यादा पद हो, तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें एक पद होता है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है, या रैखिक बहुपद नहीं, मोनो एक पदी है, सॉरी एक पदी है, ठीक है। जिसमें एक पद हो उसको हम क्या कहते हैं, एक पदीय, ठीक है। अब जिसमें 2 पद हो या 2 टर्म्स हो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विपदीय, ठीक है। जैसे इसमें x+1 है, एक मिनट, अगर मैं यहां पर देखूं, पिछले वाले में देखो, सब में एक पद है, 4x -1/3x -2x², इन सब में क्या है, एक एक पद है। पद क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने क्लास शुरू से ज्वाइन करी है उन्हें ध्यान होगा, मैंने क्या बताया था, पद कौन बताएगा, क्या बताई थी मैंने पद की परिभाषा, या तो कोई मैं नंबर लिख दूं, संख्या लिख दूं, या कोई चर लिख दूं, या संख्या और चर को एक साथ लिख दूं, इन ये सब क्या होते हैं, मेरे पद होते हैं। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। इसी तरीके से 4x एक पद है, -1/3x एक पद है, -2 एक पद है, x² एक पद है, ठीक है। क्योंकि इन सभी व्यंजकों में, इन सभी एक्सप्रेशन में एक एक पद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक पदीय। इसी तरीके से अगले सवाल में यहाँ पर 2 पद है सब में, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, इसमें भी 2 है, एक x² है, एक x है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो इन सबको हमने क्या बोला, द्विपदीय, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें 3 है सब में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसलिए हमने इनको क्या बोला, त्रिपद, ठीक है। समझ में आया सभी को। तो जिसमें एक पद थे उनको हमने बोला एक पदीय, जिसमें 2 पद थे उनको हमने बोला, उनको हमने बोला द्विपदीय, जिसमें 3 पद थे उनको हमने बोला त्रिपदीय, ठीक है। तो ये हो गए प्रकार किसके, बहुपद के। तो ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में तो शायद इसका नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है, आपको दे दिया गया, मान लो x² + 2x + 4 है ना, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, बताओ ये कौन सा ऑप्शन इसका ठीक है ना। आपको बताना है क्या ये एक पदीय है या द्विपदीय है या त्रिपदीय है या कोई नहीं, ठीक है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको इसमें पद गिन लेने हैं, कितने पद है, एक ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो ये क्या होगा, त्रिपदीय, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी बुक में सवाल दिए हुए हैं, लेकिन वो पदों के आधार पर विभाजन न करते हुए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात के आधार पर विभाजित किए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग जरूर देखना, मैं आप सबको ये बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समझ में अभी भी आ रहा होगा,
लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो, या फिर आप रिकॉर्डिंग पक्का देखना, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। मान लो आपके सामने एक पॉलिनोमियल को हम ऐसे देखो, पॉलिनोमियल या बहुपद को हम दिखाते किससे हैं, या तो px से या gx से, ठीक है, या कहीं कहीं hx भी लिख देते हैं। तो ये दिखाने का तरीका है, जैसे हम सबके एक नाम है, ऐसे इनको ये दिखाने का तरीका है। ठीक है, तो मैंने एक बहुपद लिया px और मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और मैं कहूं इसकी घात बताओ, इस बहुपद px की घात बताओ, तो कैसे बताएंगे बताओ। तो जो सबसे ज्यादा घात होती है, यस मुस्कान वेरी गुड, तो सबसे ज्यादा जो घात होती है इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, चर की। इसमें पहले चर क्या है, चर इसमें क्या है, x है। अब इसमें x की सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, तो यही क्या होगी, बहुपद की घात होगी। समझ रहे हो, जो सबसे ज्यादा घात होगी वही घात क्या होगी, बहुपद की घात होगी, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री या घात कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज्यादा घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे ये सवाल है आपका, इसमें बताओ इस बहुपद की घात क्या होगी, इस क्वेश्चन में बताओ इस बहुपद की घात क्या होगी या डिग्री क्या होगी। इंग्लिश में अगर मैं पूछूं तो डिग्री क्या होगी इसकी, हिंदी में अगर मैं पूछूं तो इसकी घात क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश में पूछूंगा तो मैं कहूंगा डिग्री क्या होगी इसकी, और अगर हिंदी में पूछूंगा तो इसकी घात क्या होगी। सभी लोग बताइए, वेरी गुड, 7। क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले इसमें चर क्या है, इसमें चर है x, और x की सबसे ज्यादा पावर इसमें क्या है, देखो यहाँ पर 7 पावर है, यहाँ पर 6 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर 0 पावर है। तो सबसे ज्यादा क्या है, 7, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी या इसकी जो घात होगी वो क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे दिया px और आपसे पूछेगा कि इसकी वो बताओ घात क्या है ना। 4 ऑप्शन आपको दे देगा वो, ए बी सी डी, यहाँ पर 1 2 7 5 ऐसे लिख के दे देगा। तो आपको क्या, सर पेपर भी होएगा? आपके पेपर है ना सेट एग्जाम, यस सर। तो उसी की बात कर रहा हूँ। मैं सर अनुमति का पेपर। नहीं, अवंती का नहीं, सेट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो आपके सेट एग्जाम है अगले हफ्ते, उसी के लिए तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो सभी लोग कर लोगे ऐसा सवाल अगर आएगा तो बताओ, कर लोगे सभी लोग? अगर आपसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय पूछा जाए वो कर लोगे, अगर आपसे घात पूछी जाए वो कर लोगे, अगर आपसे चर अचर पूछा जाए वो कर लोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये बहुपद है या नहीं तो कर लोगे ना। बहुपद निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, घात चेक कर लो, एक तो वो धनात्मक होनी चाहिए, दूसरी चीज वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक तो वो धनात्मक होनी चाहिए, दूसरी चीज वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये 2 चीज अगर है तो वो बहुपद है। ठीक है, तो मैंने 4-5 चीज आपको बता दी है। तो बताओ अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट हो, तो इसकी अधिकतम घात क्या है, 7 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। तो बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक। ठीक है, जो हमारा चर है उसकी जो अधिकतम घात होती है उस वही क्या होती है, बहुपद की घात। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब जैसे ये लिखा हुआ है खाली 2, है ना, आपके एग्जाम में ये सवाल भी आ सकता है, आपको दे दिया जाए px बराबर 2 है और इसमें बताओ इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो बताओ कैसे निकालोगे इसमें। इसमें सबसे पहले आप ये बताओ, देखो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। आप ये बताओ, आपको ये पता है अगर x लिखा है और x की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, मतलब किसी की भी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होती है, ये सबको पता है, अगर नहीं पता है तो लिख लो। किसी की भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, y की पावर 0 है तो वो 1 है, पता है ना, वेरी गुड। जिनको नहीं पता है वो लिख लेना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। लेकिन इसमें तो हमें चर दिख ही नहीं रहा कहीं, ये तो अचर है ना, कांस्टेंट है, जो कभी नहीं बदलता। चर तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, जबकि बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, चर की अधिकतम घात। तो मैं बताओ इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा 1, क्या मैं 2 को 2 गुणा 1 लिख सकता हूं, और क्या मैं 1 को 2 गुणा x की पावर 0 लिख सकता हूं।
लिख सकता हूँ। सही है क्या रोहित है? बुंडी है। मिला के हुए। हाँ जी बताओ, क्या मैं एक को x की पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अभी मैंने बताया ना किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो मैंने एक को x की पावर 0 लिख लिया। अब ये क्या बन गया? 2x की पावर 0 बन गया। अब यहां पर मेरे पास क्या मिल गया? मुझे चर मिल गया है जो क्या है? x है, और उसकी अधिकतम पावर 0 है। तो इसकी इसकी घात क्या होगी बहुपद की? इसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम पावर 0 है, तो इसकी भी घात क्या होगी? बहुपद की घात 0 होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसा कोई सवाल आए, जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, इन सब का जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात होती है वो 0 होती है। ठीक है, ठीक है। कैसे होती है एक बार और बताऊं, या आ गया समझ में सभी को? बताऊं। जैसे लिखा था px बराबर 4 लिखा था। अब जो बहुपद की घात होती है वो होती है चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात, लेकिन इसमें तो चर है ही नहीं। इसमें तो चर है ही नहीं, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 4 को 4 गुणा 1, और 1 को मैं लिख दूंगा x की पावर 0। अब मुझे चर मिल गया यहाँ पर x, और उसकी घात क्या है? 0 है। तो यही क्या होगी? इसकी बहुपद की घात होगी। तो बहुपद की घात यहाँ पर क्या हुई? 0। डिग्री क्या हुई इसकी? 0। ठीक है, ठीक है। मुस्कान, आया समझ में? यस सर। ओके, रिपीट। हाँ मुस्कान, रिपीट करूँ या आ गया समझ में? अमित कैमरा खोल। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अब, जिनका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे इस बार। ठीक है, अगर मैं कहूँ 4x³ + 3x² + 1 में बहुपद की घात बताओ। ठीक है, लास्ट के जो 5 मिनट होंगे मैं उसमें सवाल पूछूंगा। मैं बहुपद की घात जितना भी मैंने पढ़ाया है आज सारे, उस पर मैं सवाल पूछूंगा लास्ट के 5 मिनट में। ओके सर। देखो अरे तो जिसका मैं नाम लूं वो अपना माइक ऑन करेंगे और मुझे बताएंगे। इसका आंसर में से आप लोगों ने 3 बता दिया है, लेकिन रीजन मुझे वो बताएगा जिसका मैं नाम लूं। ठीक है, अमित कुमार। अमित कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन करो। हाँ, अमित कुमार बताओ क्या है इसकी बहुपद की घात, क्या होगी इसमें? सर समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने पूछा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं आपने, ये तो बताओ। सॉरी सर। ठीक है, खुशी सिंघानिया नाम से स्टूडेंट, आप बताइए। देखो यार, आपके अगले हफ्ते पेपर है ना? और आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आपको पेपर में पास होना है तो पढ़ाई जरूरी है, और अगर पढ़ना है तो फिर पढ़ना तो पड़ेगा ही यहाँ पर। खुशी सिंघानिया नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए आप क्या होगी इसमें बहुपद की घात? सर माइक ऑन करा लो। ऋतुशीला नाम से जो स्टूडेंट है, अपना माइक ऑन करके बताइए क्या होगी इसमें बहुपद की घात? तान्या, आप बताइए। कोई भी इससे क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब इससे पूछा सर। बहुपद की घात हमें यहाँ पर बतानी थी, तो मैंने आपको बताया बहुपद की घात का मतलब क्या है। बहुपद की घात का मतलब है कि चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात। पर अब आप जगह इसमें है नहीं। अब इसमें चर क्या है? इस पूरे सवाल में चर क्या है? x है। x की अधिकतम घात इसमें कितनी है? यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ, तो 0 होगी।
ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, यस, सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, आगे समझ में? अगर अब कोई सवाल ऐसा कोई आता है आपके पेपर में तो कर दोगे ना? बताओ, सभी लोग ओके बताओ। ओके ठीक है, सर, कर दिए। ठीक है, चलो, तो ये एक सवाल है। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मुझे इसका आंसर देंगे, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर करेंगे। माइक बंद कर लो। ओके, मनीषा, मनीषा, सर इसकी घात 6 होगी, ओके, कैसे? क्योंकि सर इसकी सबसे बड़ी घात 6 ही है इस पद में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें जो चर है वो क्या है, y है। इसमें जो चर है वो क्या है, y है। ठीक है, और y की अधिकतम घात इसमें क्या है, 6। y की अधिकतम घात क्या है इसमें, 6। इसीलिए इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात होगी वो क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, सबको क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिग्री या घात की। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये जैसा सवाल है आपकी बुक में से ही है शायद ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है 2.1 का। इसमें यही पूछा गया है, यही सवाल है सेम। ठीक है, इसमें आपको घात बतानी है। तो बताओ इसमें क्या होगी, 3। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले देखो, करने का तरीका भी सीख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है चर क्या है। चर क्या है यहाँ पर, x है। x की अधिकतम घात क्या है यहाँ पर, 3 है। तो इसकी भी घात क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, अमित, ठीक है भाई। किसको, किसे याद आ रही है, रोहित की? अच्छा, कौन बोल रहा है माइक ऑन करके, ये बता दो एक बार प्लीज। सर अगर, मैं बोल रहा था। हाँ, हाँ बोलो, क्या क्या दिक्कत है भाई, सर बोलो। मुझे सर मुझे कुछ पूछना था उससे। तो यार, आप क्लास के बाद भी तो पूछ सकते हो। मतलब ये कोई अच्छी बात है कि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आप बीच क्लास में माइक ऑन करके नाम ले रहे हो दूसरे बच्चे का? सॉरी सर। ये अच्छे मैनर्स नहीं है ना? अगर क्लास में पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब बातें आप स्कूल में कर लेना कल। दूसरी, मैंने पहली बार नजरअंदाज कर दिया था, पहली बार मैंने इग्नोर कर दिया था। आपने पहले भी एक बार की ये हरकत, मैंने इग्नोर कर दिया। इस बार मुझे बोलना पड़ा। अगर इस बार फिर ऐसा होता है, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। मैं आपके टाइम की कीमत समझ रहा हूं, लेकिन आप अपने टाइम की कीमत नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो क्योंकि आपके एग्जाम है तो अपने टाइम की कीमत समझो, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा, है ना? बीच क्लास में अगर डिस्टरबेंस करोगे तो फिर कैसे करते हैं सोल्व, स्टेप टू स्टेप। ओके, देखो, आप ये लिख दो सिंपल कि हम जानते हैं, है ना, मैं बता रहा हूं, हम जानते हैं बहुपद की घात होती क्या है। बहुपद की घात बराबर होता है चर की अधिकतम घात। ठीक है, ऐसे लिख दो। हम जानते हैं कि बहुपद की घात किसके बराबर होती है, चर की अधिकतम घात के। और यहां पर चर x है जिसकी अधिकतम घात क्या है, 7 है, सॉरी 3 है, जिसकी अधिकतम घात 3 है। इसीलिए इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी, या डिग्री क्या होगी, 3 होगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी जैसा आपके स्कूल में कराया गया है उस तरीके से आप कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है मुस्कान, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो घात होगी, जो डिग्री होगी, कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब
घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करोगे, ठीक है, तो वो ऐसे करोगे। 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं, समझ लो ध्यान से। देखो, अगर किसी बहुपद की घात 1 है, यानी डिग्री, जो जैसे हमने अभी निकालनी सीखी, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर किसी बहुपद की घात 3 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर कहूं आपसे, मैंने यहां पर लिखा x+4, दूसरा मैंने लिखा x² + 3x+5, और तीसरा मैंने लिखा x³ + 4x² + 5। अब आप यहां देखो, इसकी घात कितनी है, बताओ आप लोग, कितनी घात है इसकी? अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो इसकी भी घात 1 हुई। इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, 2 है, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर अधिकतम घात 2 है। इसकी घात कितनी है, 3, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर अधिकतम घात 3 है। तो अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर 2 है, तो उसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, ठीक है। और अगर 3 है, तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे आपका सवाल दिया गया है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो समझ में आया, अगर एक घात है तो उसको बोलेंगे हम रैखिक, अगर घात 2 है तो बोलेंगे द्विघातीय, अगर घात 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय। समझ में आया सभी को? सभी लोग बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो अगर एक घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघात, और अगर 3 घात है तो त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। चलो, ओके, वेरी गुड। तो जैसे यही सवाल है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इस सवाल का बताइए, सबसे पहले का आंसर बताओ क्या होगा। सबसे पहले लिखा हुआ है x² + x, तो बताओ क्या ये रैखिक है, द्विघात है, या त्रिघात है? हाँ, वेरी गुड, 2 घात है इसकी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, द्विघातीय है, ठीक है। इसकी बताओ घात कितनी है, 3, वेरी गुड, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, त्रिघातीय है। इसकी बताओ, इसकी घात कितनी है, थर्ड वाले की, 2, वेरी गुड, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, द्विघातीय है, ठीक है। लास्ट वाले की बताओ, लास्ट वाले की घात कितनी है, 1, वेरी गुड, क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात 1 है, तो इसकी भी घात 1 होगी, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रैखिक। तो बताओ, समझ में आ गया सभी को? टाइम हो गया है क्लास का, यस सर। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर, बाय। ओके, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी